हमने वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकाला था m1 x1 प्लस m2 x2, वो तो आपको भी पता लग गया होगा कोऑर्डिनेट्स लेके पिछली बारी। एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए क्लास की, बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं पता लगती तो पूछने में कोई शर्म नहीं है। मैं कितनी बारी बता चुका हूँ, शर्म तब है जब 2 नंबर 4 नंबर लेके खड़े होते हो, वो शर्म वाली बात है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या थी? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। Center of mass is the point inside the object or outside, at which the complete mass of the system is concentrated. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किस में होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर में। और जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हमने निकालना होता है। फॉर्मूला हमने किया था एक सेंटर ऑफ मास का, क्या किया था? m1 x1 प्लस m2 x2, अगर दो मास सिस्टम ही है। ऐसी अगर y सेंटर ऑफ मास हो तो m1 y1 प्लस m2 y2, और ऐसी अगर z सेंटर ऑफ मास हो तो m1 z1 प्लस m2 z2। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सारे फटाफट से, और क्लियर निकालना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, और ये मैंने रखे मासेस, ये ऐसे मासेस। ये मेरे पास m1, यहाँ पे क्या m2, और ये क्या m3। m1 1 kg है और m2 जो है वो 2 kg, और m3 है हमारे पास 3 kg। ठीक है, और ये है मेरे पास 2 मीटर्स, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर, और ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये है 3 मीटर। 3 मीटर। फटाफट से एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास डेसिमल प्लेसेस में निकालेंगे प्रेरणा, क्लियर निकालेंगे। ठीक है जसकिरत? एक्स और वाई दोनों निकालोगे ना? फटाफट से निकालो, लास्ट क्लास में भी करवाया था। कितनी वैल्यू आई जाए? कितनी वैल्यू आई? हाँ, एक्स सेंटर ऑफ मास की कितनी आई? 1.3। वेरी गुड। 3 4 बच्चों का 1.3 है तो 1.3 इज द करेक्ट आंसर। वाई सेंटर ऑफ मास 1 आ गया सभी का? 1.3 और 1। एक्स सेंटर ऑफ मास का बेटे फॉर्मूला बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हार्दिक आप खड़े हो, जल्दी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलो, क्या होता है? if external force is equal to 0 then momentum remain conserve। यार तुमको ऐसे आना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलो, if external force is equal to then momentum remain conserve। ठीक है, बैठ जाओ। आप बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप खड़े हो जाओ। सुदीप
जल्दी बोलना बेटे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इफ एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to, ऐसे बताने हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है? जल्दी से करना है हमने। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बोलो। एक सेंटर ऑफ मास, आरुषि खड़े हो जाओ, जल्दी से बताना मेरे को। m1 x1 प्लस, वेरी गुड, m1 प्लस m2। बैठ जाओ। ऐसे मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूंगा और वो आना चाहिए बच्चे को। अब देखो, मैंने पिछली बार तुमको फॉर्मूला बताया था सेंटर ऑफ मास का, मैं एक और फॉर्मूला तुमको बता रहा हूँ। ये ना बेटे इंटीग्रल कैलकुलस वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, हम लेते हैं x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1/m, m होता है टोटल मास ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। ये कैसे लगाना है मैं भी तुम्हें लगा के दिखाऊंगा। 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। इसी तरीके से अगर y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y dm। ऐसे अगर z सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z dm। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं मैं बताता हूँ तुमको कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो, अब हमने ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, पता है कैसे? मान लो तुम्हारे पास कोई कंक्रीट सिस्टम है, तुम उस कंक्रीट सिस्टम को तोड़ो, उस छोटे से सिस्टम के लिए तुम इवैल्यूएट कर लो अपना पैरामीटर, और फिर पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम पहले पूरे सिस्टम को तोड़ो, फिर उस छोटे से सिस्टम को स्टडी करो, और फिर उस पूरे सिस्टम को, उस सिस्टम को स्टडी करने के बाद पूरे सिस्टम के लिए इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस पढ़ रहे हैं हम। अब एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर को तुम्हें आइडिया तो लग गया होगा कि यार डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, कैसे कैसे पैरामीटर्स जो है वो हो रहे हैं, तुम्हें आइडिया लग गया ना। अब तुम एज ए होल पूरी फिजिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने माइंड में कि यार ऐसे ही कुछ आगे आने वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला होगा। बात समझ में आ रही है? वही चीज़ हमने अब सीखनी है। पहले ना मैंने यहाँ पे ना एक रॉड लिया, अभी तुम सिर्फ देखो। अभी ये रॉड ना बेटे एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। मान लो इस रॉड की जो लेंथ है वो L है। कितनी लेंथ है? L। अब तुमको पता है कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो बीच में आएगा, L/2 पे आएगा, ये हमको पता है। लेकिन अब मैं इंटीग्रेशन यूज़ करके इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, सिस्टम में ना x डिस्टेंस पे चला जाऊँगा। x बहुत फेमस ना यहाँ पे फ्रेज हमने याद रखना है, x पे जाओ dx से तोड़ दो, x पे जाओ dx से तोड़ दो। मैं बार बार इसको यूज़ करूँगा, x पे जाओ dx से तोड़ दो। या x पे गया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, क्या, कितना एलिमेंट है ये, dx, ये dx ले लिया। अच्छा, अब अगर मान लो ये x एक्सिस है तो हमें ये तो पता ही होगा कि इसका सिर्फ x सेंटर ऑफ मास निकलेगा, y सेंटर ऑफ मास नहीं निकलेगा। x सेंटर ऑफ मास का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, क्या होगा वो, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm, यही है ना। अच्छा, ये जो पूरी रॉड है ना बेटे, पूरी रॉड जिसकी लेंथ L है, उसका मास कितना है मैंने मान लिया, कितना मान लिया, कैपिटल M है। कितना है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पूरी की पूरी रॉड है उसका जो मास है वो कैपिटल M है। अब अगर L का M है तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का क्या होगा, यूनिटरी मेथड M/L। अगर दो बच्चों के पास 4 टॉफ़ियाँ हैं तो एक बच्चे के पास कितनी टॉफ़ियाँ होंगी? यार क्या हो गया तुमको, जल्दी बोलो थोड़ा सा। दो बच्चों के पास 4 टॉफ़ियाँ तो एक के पास कितनी होंगी? तो मैंने क्या बोला, L का मास अगर M है तो 1 का कितना हो जाएगा बेटे, M/N। तो ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने कंसीडर किया ना, इसका मास निकालना है, वो मेरे पास dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx। तो अगर dx है तो dx का मास कितना आ जाएगा, M/L इंटू dx। ये जो वैल्यू है मैं कह सकता हूँ इस टिप का छोटा सा मास आ गया। छोटा सा मास आ गया तो ये वैल्यू किसकी है, dm की है। किसकी वैल्यू है? जो छोटा सा मास है। बात समझ आएगी यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, वो तो था। दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। अच्छा तुमने dm की वैल्यू निकाल ली, dm की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, x सेंटर ऑफ मास हो गया इक्वल टू, बोलो साथ साथ, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, dm कितना है m/l इंटू dx, यही है। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया, l जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, तो इक्वल टू क्या आ गया, 1/l इंटीग्रेशन किसकी होगी बेटे, x dx, ये इंटीग्रेशन हो गई। मान लो इसकी लिमिट्स लेनी है, इसकी लिमिट्स लेनी है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास ओरिजिन मतलब ज़ीरो, और यहाँ पे ये मेरे पास l है, ये लेंथ है, ज़ीरो से लेके कैपिटल L तक पूरी रॉड आ गई मेरे पास। तो फिर मैं आगे चलता हूँ ऐसे, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/l, इंटीग्रेशन कितनी है, इंटीग्रेशन अभी मैंने इंटीग्रेशन पूछा वैसे कितनी है, x dx है, और ज़ीरो से लेकर क्या होगा, ये x dx का क्या बन जाएगा, 1/l क्या बन गया, x स्क्वायर अपॉन 2, और फिर अपर लिमिट डालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, l स्क्वायर, क्या बन जाएगी, l स्क्वायर अपॉन 2। ये l से l कैंसिल हो गया, तो x सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, l बाय, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो बीच में तो आ सकता है, लेकिन ये एग्जांपल हमने इसलिए की कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन को हमने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, जिसमें तुमने सेंटर ऑफ मास ध्यान से निकालना होगा। समझ में आई बात यहाँ तक, बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, करो नोट फिर उसको, ये हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास of a uniform rod, center of mass of a uniform rod, center of mass of a uniform rod, center of mass of a uniform rod, समझ आ गई? सेंटर ऑफ मास ऑफ a uniform rod हो गया। ये कर दो नेक्स्ट स्लाइड, जिसके बाद पता लग गया। लिखो नेक्स्ट, आगे बैठा करो आप ना तान्या, आगे बैठा लो चेयर पे, हैं? नहीं नहीं, मेरे को बताओ वहाँ कंफर्टेबल हो, चलो फिर मैं ही बैठ जाऊँ। ये पता लग गया, एक सेंटर ऑफ मास,
अच्छा अब देखो, L/2 हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। अब हम ना अगला केस करते हैं। इसमें ना मैं तुमको देता हूँ, तुम मुझे सोच के बताना है तुमने कि क्या होगा, कैसे करना है। ये केस है कि ना ये ऐसे वाई एक्सिस है और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस। दोनों कॉन्सेप्ट लग सकते हैं इसमें। मतलब जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो भी, जिसमें M1 x1 प्लस M2 x2 था ना, वो भी लग सकता है इसमें। देखो मान लो ये मेरे पास ना एक स्क्वायर लेमिना है, ये ऐसे 3 लेमिना बना दिया मैंने। ये एक स्क्वायर लेमिना, ये स्क्वायर लेमिना है, मतलब लेमिना मतलब सरफेस है पूरी। ऐसे ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। तुमने इस पूरी सरफेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब उसके लिए कोऑर्डिनेट्स मैं तुमको देता हूँ। ये जो है ये 1 मीटर का, मतलब ये 1 मीटर है, और यहाँ पे भी क्या है 1 मीटर है। और ये भी जो हमारे पास स्क्वायर की साइड है ये कितनी है, 1 मीटर ही है। तो अगर ये 1 मीटर हुई तो ऑटोमेटिकली ये भी कितनी हुई बेटे, 1 मीटर। अभी तक मैं तुमको मासेस दे रहा था, तुम बड़े आराम से x1 x और y निकाल लेते थे, M1 x1 प्लस M2 x2 डाल देते थे। यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, लेकिन सोचो क्या होगा। ये लेमिना है, ये यूनिफॉर्म लेमिना है। यूनिफॉर्म लेमिना का मतलब पता है क्या होता है, कि यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि जैसे ये है ना स्क्वायर लेमिना, अगर मान लो 2 किलो है तो पूरा 2 किलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि इस कॉर्नर में 1.5 किलो आ गया, इस कॉर्नर में 500 ग्राम आ गया, ऐसा नहीं है। इट इज a uniform distribution. In this case again uniform distribution, uniform distribution. मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ, कैसे निकालेंगे, क्या करें बताओ। कोई भी एक आइडिया, कुछ भी, कुछ सोचो थोड़ा सा, क्या होगा। पहले एक का निकाल दो, चलो पहले इसकी बात सुनते हैं। एक का निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना ये। अगर यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। इसने बिल्कुल ठीक बोला। ये निकाल दो, यहाँ पे क्या लिखो, C1। क्या लिखो, C1। इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे इसके सेंटर पे। ये क्या होगा, C2। ये क्या होगा, C1 C2 C3 के x और y कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल लोगे, क्योंकि जब तुम C1 निकालोगे तो उसका तुम्हें x भी पता है और y भी पता है। C2 का भी पता लग जाएगा तुमको, C3 का भी पता लग जाएगा। तो ये दोनों तीनों निकाल के फिर तुम क्या करोगे, M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस। देखो मैं करके बताता हूँ तुमको, पर इसने कैच ठीक किया, वेरी गुड। देखो हमारे पास ना, जैसे मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास है मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कितना है ये, C1 है। कितना है, और इसका कितना है, C2। कितना है ये, C2। और ये वाला कितना है, C3। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C1 C2 और C3। C1 C2 C3 के x और y कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। मुझे बताओ C1, अगर ये पूरा 1 मीटर है तो C1 कितने पे होगा, 0.5 पे। तो इसका x कितना हो गया, 0.5। y बताओ, वेरी गुड 0.5। C2 का बताओ, C2 का C2 का x कितना होगा, 1.5। y कितना होगा, 0. समझ आ रहा है सभी को, सुदीप पता लग रहा है। हमने एक लेमिना पकड़ा, एक लेमिना का हमने इंडिविजुअली निकाल दिया, फिर उसके बाद C1 C2 C3 के हम पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, C3 का बताओ, x बताओ 0.5, y बताओ 1.5। अब तुम क्या करोगे, M1 C1 प्लस M2 C2 x सेंटर मास निकालने के लिए क्या करोगे, M1 C1, ओहो थैंक यू, M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। रुको एक मिनट, एक सेंटर मास लिखेंगे पहले। M1 C1 तुम लिख लेना, फिर कर लेंगे। पहले तो मुझे बताओ M2 C2 प्लस M3 C3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, M2 प्लस M3। अब मुझे ये बताओ, मुझे मास भी देना चाहिए ना हर एक लेमिना का। मैं तुम्हें दे देता हूँ, सबका मास 1 kg है। कितना है, क्योंकि यूनिफॉर्म लेमिना था, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था, तो सबके मासेस सेम ही होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg। ये भी 1 kg। C1 की वैल्यू तुम पुट करोगे,
निकालो पहले एक्स सेंटर और मास निकालो, शाबाश नोट कर लो। समझ आया ना सभी को पक्का? प्रेरणा पता लगाना। एक्स आ गया, कितना है? 0.5 2.5 निकालो भी सभी। थोड़ी कैलकुलेशन ना बेटे अपनी तेज करो। आ गया वाई सेंटर मास, वाई सेंटर मास सेम आएगा। ठीक है तुम बता रहे हो मुझे, सेम आएगा 2.5/3। ठीक है निकल गया सेंटर मास। नई चीज़ पता लगी इसमें, लेमिना को ऐसे लेना है। ठीक है सभी ने नोट कर लिया तो आगे चलो। मैं ठीक है देखो अब अगला की कर दो, ये सभी ने करनी है ना नोट। अब ये सोच के मुझे बताना, प्लीज़ सभी आंसर्स देना, कोई भी आंसर करेक्ट हो नहीं करेक्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो दो। एक ना ऐसे ऑब्जेक्ट है टी शेप्ड, ये टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन है। और ये वाली जो लेंथ है ये भी एल है, और ये भी जो लेंथ है ये एल है, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों रॉड्स की। मैं रॉड्स ना येलो से बना देता हूँ ताकि क्लैरिटी पूरी हो। ये और ये ऐसे। तुमने मुझे बताना है ग्राउंड से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। सोचो थोड़ा सा। कहाँ पे होगा सोचो। सिर्फ यहीं पे होगा? यार मुझे तुम एक सेंटर मास पॉइंट बताओ ना, ये थोड़ी मल्टीपल थोड़ी हो सकते हैं। नीचे कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे होगा? कंफ्यूज मत हो बेटे, थोड़ा क्लियर सोच के बताओ, क्लैरिटी सोच के बताओ। तुमने किया हुआ सब कुछ, सोचो कहाँ होगा और कैसे निकालेंगे। ये वाले जो ऊपर वाली स्ट्रिप है इसका भी मास एम है, और जो नीचे वाली स्ट्रिप है उसका भी मास एम है। चलो और आसान कर दिया मैंने। ये वाला यहाँ पे? हाँ करो तो सही हो, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो बाद में प्रेरणा बता ही देगी, है ना प्रेरणा? प्रेरणा आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए बताओ।
देख ये देखो, ये वाली जो रॉड है इसका भी मास m है, ये वाली जो रॉड है इसका भी मास m है। मैं तुमको पूछ रहा हूँ कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? वही है ना, मेगा को बताना पड़ता है। बताओ न, तो बता। एक तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। देखो देखो ध्यान से देखो क्या करना था इसमें। तुम कहते कि सर ये जो ऊपर वाली रॉड है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा इस रॉड का। फिर तुम कहते कि सर ये वाली जो रॉड है ये भी सिमेट्रिकल रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीच में होगा। ये दो पॉइंट आ गए। जब ये दो पॉइंट आ गए तो ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके बीच में होगा। तो ये यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होना था। बिल्कुल। चलो ध्यान से सुनो आप। देखो बेटे, तुम्हें मैंने ना, देखो तुम कहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाते तुम डॉट्स। तुम्हें मैंने पिछला क्वेश्चन कैसे करवाया था? वो ये तो करवाया था, लेमिना का सेंटर ऑफ मास हर एक का निकाला और उसका जोड़ दिया। पर तुम उसको अपने आप यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। वहाँ पे भी तो यही किया था, इंडिविजुअल तुमने निकाला था और फिर उसके बाद तुमने कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल दिया था। यहाँ पे क्या करने हैं? ये देखो, ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया। ये वाली जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया। ये जो है और ये जो है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अब देखो ध्यान से सुनो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये l/2 होगा। कितना होगा? l/2। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? l/4। l/2 प्लस l/4। देखो l/2 प्लस l/4 नहीं कर पा रहे तुम, 3l/4 होता है। तुम माइंड में क्यों नहीं करते? l/2 प्लस l/4 किया, जो l/2 है उसको लिख सकते हैं हम l/4 प्लस l/4, और एक l/4 और आ गया तो 3l/4 हो गया। सीधा आंसर आ गया 3l/4। तुम ऐसी कैलकुलेशंस करोगे, सही कैलकुलेशंस करोगे तो ही टाइम बचेगा, तो ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। फिर से देखो इसका सेंटर मास कहाँ पे है? सेंटर पे l/2 पे। इसका सेंटर मास भी यहाँ पे सेंटर में। ये दोनों पॉइंट्स का सेंटर मास कहीं पे यहाँ पे। तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटे? 3l/4। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? x सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x dm 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dm। ठीक है, करो नोट। देखो इसका सेंटर ऑफ मास समझ आ रहा है? कुछ समझ आना चाहिए। हो गया? देखो नेक्स्ट, अब एक और का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम। मान लो मेरे पास ना ये ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क है। इसका मैं समझा देता हूँ तुमको पहले, फिर तुम उसको बाद में नोट करना। ये जो आर्क है बेटे, इसका जो रेडियस है वो कितना लिया मैंने? r। इसका तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना। ठीक है, कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट होता है, उस लीनियर ऑब्जेक्ट को हर ना x डिस्टेंस पे जाके dx से तोड़ना होता है। लीनियर ऑब्जेक्ट को बोलो मेरे साथ, x डिस्टेंस पे जाके dx से तोड़ना है। और कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, आर्क वाला ऑब्जेक्ट, उसको थीटा पे जाके d थीटा से तोड़ना होता है। लिखो ये पॉइंट, लिखो पहले। देखो फॉर ए लीनियर ऑब्जेक्ट integration is done by
by breaking it by dx at x distance, by breaking it by dx by at x distance. Whereas for a circular object क्लास के बीच में, for a circular object integration is done पीछे से चले जाओ. Integration is done by breaking it by d theta at an angle of theta. By breaking it by d theta at an angle of theta. देखो अब मेरे को बताओ इसमें किससे तोड़ना है, एक्स डी एक्स से तोड़ना है या थीटा डी थीटा से. तो तुम क्या करो, थीटा एंगल पे जाओ, ये चले गए हम थीटा एंगल पे, और फिर किससे तोड़ लो इसको, डी थीटा से इसको ब्रेक कर लो. ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है मेरे पास, डी एम. क्या है ये, अब मान लो ये जो पूरी रिंग है इसका जो मास है वो कैपिटल एम है. तो अगर मास कैपिटल एम है तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस कितनी होगी इसकी, सेमी सर्कुलर रिंग की सरकमफेरेंस कितनी होती है, पाई आर. तो पाई आर का मास कितना हो गया, कैपिटल एम कितना हो गया, तो 1 का मास कितना हो जाएगा, एम बाय पाई आर. तो अब मेरे पास डी थीटा है ना ये, तो डी थीटा का मास कितना हो जाएगा बोलो, एम बाय पाई आर इंटू डी थीटा. बोलो यहाँ तक समझ आया, समझ आया, नहीं समझ आया. ये किसकी वैल्यू है, पहले डी एम की. देखो फिर से देखो मैंने क्या किया, पाई आर का मास कितना दिया हुआ था, एम दिया हुआ था. 1 का मास कितना हो जाएगा, एम बाई पाई आर हो जाएगा. तो डी थीटा ये जो छोटा सा पार्ट है इसका मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एम बाई पाई आर इंटू डी थीटा. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी एम की वैल्यू आ जाएगी. किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब क्या निकालना है मेरे को, एक्स सेंटर ऑफ मास. फॉर्मूला बोलो एक्स सेंटर ऑफ मास का, 1 बाय कैपिटल एम, आगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम. यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा इंटू डी एम. थीटा इंटू डी एम, डी एम की वैल्यू बताओ क्या है, एम बाय पाई आर इंटू डी थीटा. पहले यहाँ तक नोट करो. एक मिनट सुनो. एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं. तुम्हारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/m एक्स डी एम. क्या था, एक्स डी एम. तो इसका जो रेडियस है वो तुम्हारे पास कितना है, आर. एक्स एक्सिस में इस आर का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी आर है. तो ये क्या हो जाएगा बताओ, आर कॉस थीटा. क्या होगा, आर कॉस थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा इंटू डी एम. समझ आया. फिर से मैं बताता हूँ. देखो तुमने एक्स सेंटर ऑफ मास लिखा इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम. यही था फॉर्मूला, यही था. एक्स की वैल्यू ये है, लेकिन ये तुम्हारे पास क्या है, आर है. तो इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर मेगा. इधर देखो आर कॉस थीटा, वाई में क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा. तो पहले मैं आर कॉस थीटा यहाँ पे डालता हूँ. ये हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू डालो कितनी, आर कॉस थीटा. और डी एम बोलो बेटे मेरे को कितना है, डी एम अपॉन पाई आर इंटू. तो यहाँ पे लिखा मैंने एम अपॉन पाई आर इंटू डी थीटा. अभी नोट मत करो, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल. आर से आर क्या हो गया, कैंसिल. ठीक है. तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/पाई. पाई तो कांस्टेंट है तो ये 1/पाई बन गया, हो गया 1/पाई. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा. पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं. पीछे से कर दो, लो.
इंटीग्रेशन ऑफ आर कॉस थीटा इंटू डी एम, फॉर्मूला डी एम ही होता है, उसमें नहीं है करना। ये रहा इसके साथ, वो तो आगे पुट करेंगे ना अभी हम, डीएम की वैल्यू भी पुट कहाँ की है। कर लिया नोट? नेक्स्ट स्लाइड, नोट देना, यहाँ कंसंट्रेट करो, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ना बस थीटा ही चलना चाहिए, थीटा। अब यहाँ तक कर लिया नोट? ध्यान से सोच के अब तुमने मुझे बताना है कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ, थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ कि पूरी रिंग कवर हो जाए। ये थीटा है, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लूँ कि पूरी लिमिट पूरा ये कवर हो जाए, 0 से लेके 180। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 180 डिग्री। फिर अब इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 180 डिग्री, और साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। अब मुझे ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होती है? अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा होती है। 1.5 महीना किया था इन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा बेटे माइनस साइन थीटा होती है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा तो सिर्फ साइन थीटा होती है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा सिर्फ साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे लिखोगे तुम साइन थीटा, साइन थीटा, और लिमिट्स ले लोगे 0 से 180 तक। अब मुझे बताओ साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 0, और साइन 180 को लिख सकते थे 10th में साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या? 0, साइन 180 की वैल्यू 0 माइनस साइन ऑफ 0, साइन 0 कितना होता है बेटे? 0। तो ये क्या आंसर आ गया? तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आया? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स वाली एक्सिस में तो यहीं भी आ जाएगा, वो तो ओरिजिन ही है। एक्चुअली में तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा? वाई की तरफ होगा कहीं पे। तो वाई का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। ये इसको करने के बाद मुझे बताओ वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, यही होगा 1/m। मुझे बताओ वाई को क्या लिखेंगे हम? आर साइन थीटा। वेरी गुड, आर साइन थीटा। और डीएम बताओ क्या था? डीएम m/पाई आर। आगे और भी था कुछ? डी थीटा। क्या था?
डी थीटा। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। एम से एम भी क्या हो गया, 1/पाई बार आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, साइन थीटा इंटू डी थीटा। शाबाश, लिमिट्स बताओ अब, लिमिट्स 0 से 90 कितना, 0 से 90 पूरी रिंग को कवर करने के लिए लिमिट्स कितनी है, तो अब भी 0 to 180 होगी ना। अब तुमने 0 to 90 क्यों बोला, वो तो y की वैल्यूज पुट कर दी हमने, रिंग तो तुमने पूरी कवर करनी है, ठीक है। तो क्या होएगा 0 to 180, ये हो गया 0 to 180। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, बोलो, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, ये हो गया -1/m कॉस थीटा, कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 180 माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस 180 कितना होता है बेटे, -1 कितना बन गया, -2 बहुत फास्ट बच्चे हैं मेरे। -1 पूछा मैंने, कितना बन गया, -2। -2 इंटू माइनस क्या हो गया, -2 into +2 प्लस हो गया ना। तो करो, यहाँ तक नोट करो। हाँ, ओ सॉरी, 1/, क्या आएगा, पाई। यहाँ पे 1/पाई था, 1/पाई। और एक मिनट रुको, देखो, रुको फिर से, रुको, क्या करा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम फिर से करवाओ मेरे को। क्या हो जाएगा ये, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। वाई की वैल्यू क्या थी, बोलो, आर साइन थीटा। आर यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। डी एम की वैल्यू क्या थी, m/पाई आर इंटू डी थीटा। करो फिर अब इसके आगे अपने आप, मैंने अभी स्टेप्स बताए ना, अपने आप ही लिमिट से इंटीग्रेशन लो। तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 तक। नेक्स्ट तो अपने अभी करना था। इसको क्या करोगे, 1/m, साथ में लिखोगे r, और साथ में क्या हो जाएगा m, m से m क्या हो गया, कैंसिल। और साथ में क्या, पाई r भी है। इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा की क्या होगी, माइनस कॉस थीटा। तो ये मैंने इस कर दिया, माइनस का साइन इधर आ गया, कॉस थीटा। फिर लिमिट्स ले लोगे 0 से लेके 180 तक। तो यहाँ पे बन गया मेरे पास कितना, ये बन गया 2/पाई आ गया। cos 180 -1 होता है ना, cos 180 -1 माइनस cos 0, 2/पाई आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, यहाँ पे माइनस आएगा ना, cos 180 -1 माइनस cos 0, -1 -2, और माइनस पहले भी था, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसकी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए बेटे, बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 2 पाई, 2/पाई। ये किसके है, यूनिफॉर्म रिंग है, किसके है, रिंग है। जो जो तुम्हारी
सेमी सर्कुलर रिंग लिख लो, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है। चले आगे। अच्छा ये पता लग गया। अब क्वेश्चन 35, वर्कशीट निकालो, अपनी बुकलेट निकालो, उसकी लॉज ऑफ मोशन की वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने बोला था एलओएम और डब्ल्यूपी की लेके आनी है। 35 हाई लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 35 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 सोचने के लिए मैंने 2 मिनट दिए हैं, अभी करो फिर मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइंस का क्वेश्चन है बस। ट्राई करना है। मैं करूँ, तुमने नहीं करना। ट्राई करके एटलीस्ट गिवन तो लिखो, देखो निकालना क्या है। वर्कशीट पेज नंबर बताना जरा इनको।
चलो कैसे करेंगे चेक, ट्राई करोगे? ट्राई करते हैं पहले गिवन। बस अब चुप यार, एक तो तुम्हारी ना आपस में ही नहीं क्वेश्चंस पे कैसे कंसंट्रेशन होएगी। देखो इधर क्वेश्चन 35 LOM का। क्या हो गया, कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो? पढ़ो क्वेश्चन 35 को, रीड करो, आप रीड करो। A man of mass 50 kg and his son 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. ये देखो, मान लो ये ऐसे मेरे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब हुआ कि इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट नहीं है कोई भी। एक जो मैन है उसका मास कितना है? 50 kg। एक का मास है 50 kg और दूसरे का मास कितना है? ये मैं ऐसे बना देता हूँ ब्लॉक के साथ, 50 kg और दूसरे का मास कितना है? 20 kg। ठीक है, आगे और The man pushes his son so that he starts moving at a speed of 0.7 मीटर पर सेकेंड with respect to the man. विद रिस्पेक्ट टू द मैन, मतलब उसने अपने सन को पुश किया, तो ये जो सन है ये 0.7 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन और ये वेलोसिटी ऑफ सन। विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है, जो उसका सन जो है वो मैन के रिस्पेक्ट में 0.7 मीटर पर सेकेंड मूव करने लग गया। ठीक है, मान लो VS लिखने की बजाय इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूँ V1। कितनी मान लेता हूँ? ये हो गया मेरे पास V1 और यहाँ पे आ गई मेरे पास V2। ठीक है, जो कहता है दोनों के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0.7। अब ऑब्वियसली इसने इसको ऐसे पुश किया, कैसे? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया होगा ना, मैन ने सन को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया होगा। तो मुझे बताओ इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है V1 V2, ये ऐड होनी चाहिए या सबट्रैक्ट होनी चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, क्या होती है बेटे? सेम डायरेक्शन में ऐड सबट्रैक्ट होती है। क्योंकि तुमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो V1 चाहिए भी, देखो मान लो मेरे पास ये V1 वेलोसिटी है मैन की, ये V1 वेलोसिटी है और फिर उसके बाद दूसरी वेलोसिटी क्या है? V2। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम करते नहीं होते थे V12 = V1 माइनस, करते नहीं होते थे ऐसे? अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो मैन और सन, तभी तो वो पुश कर पा रहा है। जो सन है वो इधर आ रहा होगा और जो मैन है तभी तो उसको पुश कर पा रहा है। तो मुझे बताओ, मैं कह सकता हूँ एक इक्वेशन बन गई V1 + V2 = 0.7। बनी एक इक्वेशन, लिखो इसको, एक इक्वेशन V1 + V2 = 0.7। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारे पास मैन है ये इस तरफ जा रहा है और ये जो V2 है ये इस तरफ है। अब मुझे बताओ कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना होगा? ध्यान से सोच के बताना। कोलिजन से पहले कहता है मैन और मास आर स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस, पहले तो खड़े हुए हैं वो, तो कोलिजन से पहले उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा? दोनों दे आर स्टैंडिंग स्टिल, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 इक्वल्स टू कोलिजन के बाद मोमेंटम, ये V1 इस तरफ है तो मैं क्या कह सकता हूँ? पहला 50 इंटू V1 और यहाँ पे क्या करूँ? -20 इंटू V2। यही होगा, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम होगा। अच्छा, मैंने माइनस का साइन क्यों लिया है? माइनस का क्योंकि कौन सी डायरेक्शन है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये मेरे पास आ गया 50 V1 = 20 V2। 50 V1 = 20 V2। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ? 2.5 V1। V2 की वैल्यू किसके इक्वल है? 2.5 V1 आई। अब इस V2 की वैल्यू को यहाँ पे डाल दूँ
वो इक्वेशन क्या थी ऊपर वाली, बताओ ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0.7। v1 की वैल्यू v1 ही है और v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू कितनी है 2.5 v1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0.7। v1 प्लस 2.5 v1 कितना हो गया 3.5 v1 इज इक्वल टू 0.7। तो v1 की वैल्यू किसकी इक्वल आई 7/35 मतलब 1/5 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ये v1 आया, v2 कैसे निकालेंगे, ये 0.2 है प्लस v2 इज इक्वल टू क्या है 0.7 है, तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या आ गई 0.5। मोमेंटम कंजर्व करवा रहे हैं, पिछली क्लास में भी क्वेश्चन किया था मोमेंटम कंजर्व करवाने का, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसमें भी सेम कर लिया। प्रेरणा समझ आया, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझेंगे, पहले नोट कर लो। सर ठीक है, कर दो नेक्स्ट स्लाइड। देखो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन तुमसे बार बार पूछता हूँ और फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो इम्प्लीमेंट करते वक्त, डायरेक्शन का साइन नहीं लेते, डायरेक्शन का साइन नहीं लेते। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। देखना तो ऐसे समझना, मैं अप्रोच कर रहा हूँ, वो जो वॉल है वो मेरी तरफ आ रही है, मैं वॉल की तरफ जा रहा हूँ, तो हम जल्दी मीट कर जाएंगे ना, तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी वो ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मान ले वॉल भी उस तरफ जा रही है, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटीज हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, पता लगा जैक कि सारे क्वेश्चन नंदिनी को समझाने हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ना मेरे को ये बताते बताते मेरे दिमाग में आया, देखो जो ये तुम्हारा जो हमने लास्ट क्वेश्चन ही किया, कौन सा था वो, सेंटर ऑफ मास निकाला था रिंग के केस में, वहाँ पे एक चेंज है, ये देखो ये था ना ऐसे था। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या है, ये मैंने क्या लिया था, रेडियस था इसका, और मैंने क्या बोला था थीटा एंगल पे जाओ और किससे तोड़ दो, किससे डी थीटा से तोड़ दो, ठीक है। तो ये मेरे पास आर है अगर, तो बेटे ये वाला जो पोर्शन है वो आर डी थीटा नहीं होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये आर है ना, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, तो ये आर डी थीटा नहीं हुआ, आर डी थीटा हुआ। तो वहाँ पे जो हमने मास निकाला है ना वो गलत निकाला है। देखो मेरी बात सुनो, तुमने क्या किया था, पाई आर का मास कितना होता है, पाई आर का मास कितना था, कैपिटल एम, वन का मास कितना हो गया एम इंटू एम बाई पाई आर, आर डी थीटा का मास कितना होगा आर इंटू डी थीटा, तो आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या आया एम बाई पाई इंटू डी थीटा। चेक करना ज़रा, उसमें पुट करना और मुझे बताना फाइनल सेंटर ऑफ मास क्या आता है। कुछ नहीं है, हल्का सा चेंज करना है, सोच के करो, बताओ मेरे को क्या आएगा। तुमने 2/पाई निकाला, वो 2/पाई नहीं आएगा, क्या आएगा, हाँ 2r/पाई, 2r/पाई। बेटे बाकी क्यों नहीं उस फ्रीक्वेंसी पे समझते जितनी फ्रीक्वेंसी पे कोई दूसरा बच्चा अगर कर लेता है, तो तुम भी तो सेम ही फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हो। 2r/पाई आया कि निकाल के दिखाऊं, ये देखो ये m/पाई डी थीटा क्या था मेरे पास, क्या था ये, क्या बोलते हैं इसको, dm बोलते हैं, है ना। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास बताओ क्या था वो, 1/m
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, एक्स डी एम सीधे लिख देता हूँ आर Sin. साइन Cos. कॉस थीटा और तो जीरो ही आता है ना, एक तो जीरो ही आ रहा है, दूसरे वाला क्या था आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू डी एम। हाँ बाई वाला ये बाई डी एम है, बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू बताओ 1/m इंटीग्रेशन ऑफ आर तो बाहर ही आ गया, साथ में साइन थीटा है, साथ में डी एम की वैल्यू क्या डालूँ अब m/पाई इंटू डी थीटा, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया आर अपॉन पाई, फिर साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम माइनस कॉस थीटा, फिर इसकी लिमिट्स लेते हैं कहाँ से कहाँ तक 0 से 180 तक, तो ये आंसर आ जाता है 2r अपॉन पाई। अब ठीक है 2r अपॉन पाई बोला था हमने। हाँ आर डी थीटा कैसे है ये देखो, ये है ना, तुमने इस थोड़े से पोर्शन का मास निकालना है ना, तो ये तो आर है तो ये डी थीटा, तो ये आर डी थीटा ही हुआ, इस छोटे से पोर्शन ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, आर डी थीटा ही हुआ, ये वो कर देंगे थे लेंथ ऑफ द आर्क वाला, हाँ पैरेलल एक्सपेरिमेंट में कर देंगे थे, करते थे ना, तो ये सेम चीज है, हो गया सभी का 2r अपॉन पाई आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जीरो देन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू। अच्छा अब ये बताओ कि अगर सपोज मैं किसी भी बॉल को ऐसे थ्रो करता हूँ और वो वॉल से स्ट्राइक करके मेरे पास आती है सेम वेलोसिटी के साथ, तो क्या उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा बताओ, हाँ नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई उसका चेंज इन मोमेंटम होगा ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, वो कितना होगा, कितना होगा 2mv, अगर v वेलोसिटी से जा रही है और v वेलोसिटी से स्ट्राइक होगी, अगर एंगल थीटा भी बना दिया, तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया ये क्या था 2mv cos थीटा, क्या ये 2mv cos थीटा। चलो वापस फिर से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 35 किया था ना, 34 करो फिर ध्यान से डायग्राम बना के, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से सोच के करना है। समझ आ रहे क्वेश्चन, बिल्कुल चुप रहना है आप, पिछले क्वेश्चन समझ आए हैं प्रेरणा,
1 minute more. थर्टी फोर. हाँ जी, करें बेटे या रुकें? पिछले क्वेश्चन समझ आ गए पक्का? और वो सेकंड लेक्चर देख लेना, देखा नहीं हुई वो कंप्लीट करके आना कल, ठीक है? हाँ जी, देखो फिर कहता है 2 blocks A and B masses MA is equal to 1 kg and MA is equal to 1 kg and MB is equal to 3 kg are kept on the table. Mass A is kept on the mass B. मतलब देखो ये जो मास B है ये ऐसे पड़ा हुआ है और ये कितने केजी का है? 3 kg का. और मास A इसके ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे, कितने केजी का? 1 kg का. ये ऐसे हमने सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. आगे वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज 0.2. A और B के बीच में, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2. ठीक है, A और B के बीच में 0.2. आगे क्या कहता है वो? एंड बिटवीन दी B एंड दी सर्फेस ऑफ द टेबल इज ऑल्सो 0.2. ये B और सर्फेस ऑफ द टेबल इसके बीच में भी कितना है? 0.2. 0.2 है. समझ आ रहा है क्वेश्चन? हाँ. फिर आगे देखो वो कहता है मैक्सिमम फोर्स इफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बी हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड. तुमने यहाँ पे ना फोर्स लगानी है इसको कैपिटल एफ, लेकिन ये फोर्स ऐसे लगानी है कि ये जो बी वाला बॉक्स है ये उसके ऊपर स्लाइड ना करे, ये उसके ऊपर स्लाइड ना करे. अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू जी होता है. ए का फॉर्मूला म्यू इंटू जी है. अच्छा नहीं, चलो ये नहीं, ऐसे नहीं, ये कोई ये नहीं बताता सीधा. देखो मेरी बात सुनो, ये वाला ब्लॉक स्लाइड ना करे, कौन बचा रहा है इसको स्लाइड करने से? फ्रिक्शन बचा रही है. फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला कितना होता है? म्यू इंटू एम इंटू जी. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो बेटे पहले 2 मिनट पहले मैंने ये यूज़ कर लिया था A इज इक्वल टू म्यू जी, तो वो तुम कंफ्यूज हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे. अब पता लगा कैसे आया A इज इक्वल टू म्यू जी. यानी कि इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितनी हो सकती है? म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2. जी की वैल्यू कितनी है? 10. तो ये क्या हो गया? 0.2 इंटू 10 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 मीटर पर, ये A की वैल्यू आ गई. अब मेरी स्टेटमेंट सुनो, इस एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन ये फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती. अगर वो करेगी तो ये मास स्लिप होगा. यस और नो? ये जो मिनिमम एक्सेलरेशन है ये आ गई. इतनी एक्सेलरेशन ही ये फोर्स अप्लाई कर सकती है. अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन देती है तो ये मास क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा. अब ये जो कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ,
ये इसको आगे लेके तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ कौन आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? माइनस इसकी यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी होगी? यहाँ पे इस पॉइंट पे म्यू इंटू एम जी होता है, तो म्यू कितना है? 0.2। मास कितना है? मास कितना है? मास कितना है? 4 kg है मास। 3 kg क्यों तुम बोली जा रही हो? 3 के ऊपर 1 नहीं दिख रहा तुमको? टोटल कितना है? 4 kg। तो ये हो गया 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 10। एक बात बताओ ना बेटे, देखो देखो मेरी बात। लेट सपोज मैं एक ब्लॉक उठा के चल रहा हूँ, तो मेरी जो फ्रिक्शन है वो तो बढ़ रही है ना, क्योंकि जो मेरा मास है और ब्लॉक का मास है टोटल ऐड हो गया ना, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा लग रही है ना, तो फिर वो ऊपर वाली फोर्स भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। तो इसलिए -0.2 इंटू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए। अब मास कितना है? मास कितना तुमने बोला था? 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया? एफ माइनस ये भी कितना है? 8। एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो एफ इज इक्वल टू 16 न्यूटन आंसर आ गया। समझ आया? फिर से बताऊँ एक बारी, नोट कर लो, फिर एक बारी फिर करेंगे, फिर ऐसा क्वेश्चन होगा तुमको एक और तुम कर पाते हुए नहीं। और हो गया ना? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। पूरे ही दोबारा करूँगा, नोट कर लो, अभी दोबारा सारा समझा दूँगा। हो गया? देखो दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। वो कहता हो कि कितनी फोर्स में लगाऊं कि ये वाला जो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। तो पहले मैंने ये देख लिया कि ये वाला ब्लॉक स्लिप कितनी एक्सेलरेशन में करता है। जैसे कि तुम ऐसे इमेजिन करो कि कोई ब्लॉक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे सपोज इस कैसे में अभी, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ यहाँ पे पकड़ी हुई है, मैं उसको आराम से लेके जा रहा हूँ, वो स्लिप नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं तेज़ लेके जाऊँगा तो वो स्लिप कर जाएगी। तो वो यही चीज़ पूछ रहा है कि ये स्लिप ना करे। तो पहले तो बेटे मैंने एक्सेलरेशन निकाली। एक्सेलरेशन निकाली कैसे? म्यू इंटू जी करके। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर, मतलब ये मेरे पास ए आ गया जिससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। अच्छा, फिर मैंने इक्वेशन लगाई, इसके ऊपर फोर्स लग रही है कैपिटल एफ, पीछे की तरफ फोर्स लगेगी म्यू इंटू एफ इंटू जी। तो एफ माइनस म्यू इंटू एम इंटू जी इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू ए। मास, टोटल मास लेना है मेरे को, 3 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये मैंने सॉल्व किया तो एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 16 न्यूटन। अब ऐसा क्वेश्चन देता हूँ एक, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट क्वेश्चन। 3 ब्लॉक्स का दे देता हूँ, लिखो कैलकुलेट एफ इफ टॉप ब्लॉक डू नॉट स्लिप। तो टॉप ब्लॉक डू नॉट स्लिप है, तो ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 kg, इसके ऊपर हो गया 5 kg और यहाँ पे हो गया 1 kg।
अच्छा ये भी 0.2 है, और इन सर्विसेज के बीच में भी 0.2 है। और जो फोर्स लग रही है, मैंने कितनी बारी बोला है कि ये क्लास में पानी नहीं पीना। 20 न्यूटन्स, कुछ नहीं पीना, बस कंसंट्रेट करना है। 20 न्यूटन्स निकालो शाबाश। हाँ जी, स्मॉल एफ क्या कह रहे हो? आपने वो फोर्स निकालनी है जिस फोर्स पे ये जो ब्लॉक है ये ऊपर वाला ये स्लिप ना करे। 20 न्यूटन ये वाली फोर्स है जो यहाँ पे एफ दी हुई थी, ये जैसे ये थी ये वाला। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैपिटल एफ है, ये कैपिटल एफ, ये निकालना है। मैंने सारे पैरामीटर्स ही दे दिए गलती से। मेगा समझ आ रहे हैं क्वेश्चन दीपिका? 64 64 न्यूटन, चेक करो इसका करेक्ट है या नहीं है। तुम भी बेटे थोड़ा तेज निकाला करो आंसर्स। 64, इसका मतलब 64 इज द करेक्ट आंसर। 64 न्यूटन सभी का आ गया, मेरी करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा कर लिया ये सभी ने? अच्छा अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलो क्या था? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट और इन until and unless there is some unbalanced force। अब ना मैं तुम्हें वो क्वेश्चन जो मैंने आज लिफ्ट वाला था वो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट लिखो। अब हमने पिछला वो रिवाइज करना है। देखो एक मिनट, पिछला रिवाइज करने से पहले वर्कशीट पे आओ तुम दोबारा। पहले वर्कशीट का ये वाला जो क्वेश्चन है ना वर्कशीट का, ये जो लास्ट वाला है, कहाँ है क्वेश्चन नंबर? पढ़ना जरा, कौन सा क्वेश्चन था वो? 36। ये ना रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद होगा, तो इसको सर्कल कर लो, वो रोटेशनल मैकेनिक्स के बाद आएगा। समझ? मुझे बताओ, मैंने 14 और 15 क्वेश्चन करवाया था तुमको पहले भी? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, फिर 15 करते हैं। चलो अगर करवाया भी था तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं करवाया तो 15 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15। ये पता है क्या, समीर और ना अलग अलग बैठ जाओ तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा आप। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करो, अर्नब रीड करो आप। फाई इज परफेक्टली स्मूथ, मतलब जो अपर हाफ है ये मैंने बनाया इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना दिया। इंक्लिनेशन एंगल कितना है? 5 है। अपर हाफ ये बना दिया, अपर हाफ है जो कि स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ। वाइल दी लोअर हाफ इज, पढ़ो, वाइल दी लोअर हाफ इज रफ। ये लोअर हाफ है, लोअर हाफ को मैंने रफ बना दिया। रफ का मतलब इसके अंदर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है। आगे बढ़ो। बॉडी स्टार्टिंग, ये मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी यू की वैल्यू कितनी थी? 0। आगे फ्रिक्शन कहता, देखो ये देखो यहाँ से तो यहाँ मेगा, पता है क्या बड़ा कंसिडरेट करना पड़ता है, पता है तुम डिस्ट्रैक्ट ना हल्के से भी मत हुआ करो, नहीं तो वैसे ही समझ नहीं आएगा, क्या फ़ायदा। आसान नहीं है, मुश्किल काम है। ये हो गया ना u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0, वो यहाँ तक तो आ गया स्मूथली, लेकिन आगे उसको क्या मिल रही है? रफनेस मिल रही है। तो रफनेस को मतलब फ्रिक्शन मिल रही है, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करता 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 फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है? अच्छा कुछ भी नहीं दिया। अगर मान लो टोटल डिस्टेंस अगर d है तो ये कितना हो जाएगा? d/2। और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2।
ठीक है, ठीक है। जो तुम्हारे पास ये वाला है जो ये वाला स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा ही होती है, ठीक है। और ये जो रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये नहीं आता, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, ये तो पता ही होगा, ये निकाला था वहाँ पे। निकाल के दिखाऊं दोबारा अगर नहीं आता तो? सच बोलो, गंदे बच्चे हो तुम। देखो इधर, देखो यहाँ पे ना, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस में कैसे निकाला था हमने? ये होता है थीटा और यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ लगता है, कितना लगता है? mg। अच्छा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा? ये भी करके दिखाऊं? ये पता है mg, तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ऐसे ही नीचे की तरफ जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी? mg sin थीटा। ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? ऊपर की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि mg sin थीटा माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू वॉट? m इंटू ए। यही था। अच्छा यार, गुरुदेव बाहर जाना है, तो ये क्या? mg sin थीटा माइनस एफ, एफ की वैल्यू क्या होगी बोलो? म्यू mg, म्यू इंटू आर होती है, तो आर तो नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका क्या है? mg cos थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगी? म्यू इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू वॉट? m इंटू ए। एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो ए की वैल्यू क्या होगी? जी कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। 3 बार ही लिखना है बेटा तुमने अभी। और सुनो पहले, मैं अभी क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ। ब्लॉक जब नीचे जा रहा है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो जी, ये सब करवाया हुआ है मैंने, तुम्हारी कॉपियां में ना रद्दी में रख दी है तुमने, मिट्टी पड़ रही है उसके ऊपर। जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, लिखो इसको 3 बार लिखो। मैं फॉर्मूले में, क्वेश्चन में फॉर्मूलाज कैसे यूज करूंगा जब आते ही नहीं है? तो वैसे हम आइंस्टाइन बनेंगे। ठीक है मेगा? क्या हो गया? स्प्रिंग कैसी? इसलिए तो कहता हूँ ना, बोलना मत कर ज्यादा। हाँ। ठीक है, 2 बार लिखो इसको बस, एक बार नहीं। सुधीर पता लग गया? लिख लिया बेटे? वापस चलें क्वेश्चन में? अब तुम्हें पता लग गया इसकी एक्सेलरेशन कैसे आई, इसकी एक्सेलरेशन ये आ गई। अब मैं जिससे पूछूंगा ना, सिर्फ वो आंसर देगा। मेगा मेरे को ये बताओ, इसका u तुम्हें 0 दिया हुआ है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, आपके पास डिस्टेंस गिवन है, कौन सी इक्वेशन लगेगी? u आपको 0 दिया हुआ है, वी स्क्वायर माइनस लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वी स्क्वायर यू की वैल्यू तो 0 है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 2g साइन थीटा। एस की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस कितना है?
डी बाई टू, ये क्या हो गया डी बाई टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी जी साइन थीटा इंटू इंटू डी के, ये वी स्क्वायर की वैल्यू होगी। आ गया, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आ गई। अब यहाँ से उसने नीचे जाना है, प्रेरणा समझ आ रहा है, यहाँ से उसने नीचे जाना है, मुझे बताओ ये वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जीरो। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, यहाँ से समझ आया था ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी मिल गई थी, वो फिर ये कच्चे रास्ते से, ये फ्रिक्शन वाले रास्ते से नीचे आएगा, जब वो नीचे आएगा तो फ्रिक्शन को ओवरकम करता 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 उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो फिर से मैं इक्वेशन लगाऊंगा, क्या इक्वेशन है बताओ, क्या इक्वेशन हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये है कितनी है ये जी साइन साइन, ये चलो फाइव था, ये फाइव ले लेंगे हम, साइन फाइव इंटू इंटू डी का वो तो पहले ही स्क्वायर था ना, तो उसकी वजह तो ये स्क्वायर की निकाली थी, तो स्क्वायर करने की तो ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिखेंगे रफ सरफेस के लिए, जी साइन, जी साथ में आ गया साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव, अंदर आ गया साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव इंटू डी बाई टू, क्योंकि आधा डिस्टेंस है ना, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, यहाँ तक लिखो पहले, ये आ गया माइनस जी, पहले यहाँ तक नोट करो फिर मुझे आके करवाना सॉल्व, लो खाने 3-4 बार करने हैं घर पे जाके, और यही होमवर्क मुझे दिखाना है, ठीक है। हो गया, अच्छा वापस चलता हूँ, मुझे बताओ माइनस जी आगे क्या साइन फाइव इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है जी साइन फाइव इंटू डी माइनस म्यू कॉस फाइव इंटू डी, आ गया ये जी साइन फाइव इंटू डी, जी साइन फाइव इंटू डी यहाँ पे चला जाएगा, माइनस म्यू कॉस फाइव इंटू डी इधर ले जाओ, वो कितना हो जाएगा म्यू कॉस फाइव इंटू डी इज इक्वल टू जी साइन फाइव डी, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू जी साइन फाइव इंटू डी, ठीक है। तो डी से तो डी क्या हो गया कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये जी और जी भी तो कैंसिल होगा, जी और जी ये भी तो कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या बन गई टू साइन फाइव वन कॉस फाइव क्या होता है टैन फाइव, तो म्यू इज इक्वल टू टू टैन फाइव, कौन सी ऑप्शन है ये रहा टू टैन फाइव। अब एक बार ही ना पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा करो, फिर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है फिर पूछो करो। मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, मोशन अप द इंक्लाइन प्लेन, जो एक्सेलरेशन निकाली अभी इसकी वैल्यू निकालते हुए रिवीजन में कर लेंगे वो। समझ आ गया, नेक्स्ट स्लाइड। अगली बार ये ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस
और काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स टिप्स पे होने चाहिए, मैं किसी भी बच्चे से सुन लूँगा, टिप्स पे फॉर्मूलाज होने चाहिए, ठीक है। और वही बैठेगा क्लास में जिसको आते होंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस और काइनेमेटिक्स, कोई यहाँ नहीं कोई वो नहीं यार सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना, सीधा आंसर देना है मेरे को, ठीक है। और प्लस वो जो 5 क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे तुमको डालूंगा, वो भी, उसका भी टेस्ट होगा। चलो, ये कर लिया नोट सभी ने, अपने आप किया है इसको ट्राई? हाँ, क्या हो गया? नेक्स्ट स्लाइड लो यार। पता है क्या, देखो अनिकेत और खड़े हो, दोनों दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो जाओ पहले। अगर तो पढ़ना है तो बैठो, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ। मेरे को ना क्लास के बीच में ना सीरियसनेस चाहिए, जब हंसी मजाक हो रहे तो हंसी मजाक करो, ये सारा टाइम नहीं मूर्खों की तरह काम करना। मूर्ख होते हैं वो लोग जो काम के टाइम पे काम नहीं करते हैं। अब दोबारा नहीं होना चाहिए, मैं तुमको बोल रहा हूँ, बैठ जाओ। कर लिया इसको नोट? अच्छा, अब देखो तुम्हें ना मोशन अप दी डाउन प्लेन, अप दी प्लेन और मोशन डाउन दी प्लेन में प्रॉब्लम है ना। देखो वो रिवीजन में देखो, लिखो क्वेश्चन है, calculate the acceleration of a block moving up the inclined plane, block moving up the inclined plane, देखो डाउन वाला कर लिया था, अब हमने अप वाला करना है। तो इसमें क्या किया, ये हमने ऐसे ब्लॉक बना लिया। इंक्लिनेशन एंगल कितना ले लूँ बताओ, कितना लूँ? थीटा। ये सब तुमने किया हुआ है। और ये जो मास है, इस मास को मैंने क्या ले लिया? स्मॉल एम, ठीक है। वेट कहाँ पे लगेगा बताओ? नीचे की तरफ। कितना होगा वो? mg होगा। कंपोनेंट्स ले लिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? थीटा एंगल है तो ये क्या बन जाएगा? mg cos थीटा। और इस तरफ क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? ब्लॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? नीचे की तरफ। तो जो कैपिटल एफ है, जो फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी वो क्या होगी? mg sin थीटा प्लस ये जो फोर्स है ना जो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी वो mg sin थीटा प्लस स्मॉल एफ की इक्वल होगी। तो mg sin थीटा प्लस स्मॉल एफ कितना है? म्यू इंटू mg cos थीटा। लिखो। हो गया? चलो भाई, ये कैपिटल एफ अप्लाई करके कैपिटल एफ कितना बताओ? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो कैपिटल एफ को लिखा मैंने स्मॉल m इंटू ए इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो m से m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटे? g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। लॉज ऑफ मोशन में हमने किया था वंस अपॉन ए टाइम। a की वैल्यू जब तुम अप द इंक्लाइन प्लेन निकालते हो तो क्या होता है? g इंटू साइन थीटा प्लस, जब बोलते भी नहीं हम, प्लस म्यू cos थीटा। और जब डाउन द इंक्लाइन प्लेन आता है तो माइनस म्यू cos थीटा। अप द इंक्लाइन प्लेन क्या होता है?
साइन थीटा प्लस म्यू कॉस, जी आ गया साथ में। और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। फ्रिक्शन के लॉज क्या होते थे? पहला लॉ क्या था? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरा क्या था? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। चौथा क्या था? ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है धन्या, फिर से बोलो। फर्स्ट लॉ क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा लॉ क्या था? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? अब एक बात बताओ, अगर मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता हूँ तो वेइंग मशीन मेरा वेट बताती है, क्या बताती है? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी। अगर मान लो दीवार को ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आई बात? समझ आया सभी को? होमवर्क मिल गया? क्या होमवर्क दिया था? एक तो जो क्वेश्चन अभी मैं फॉरवर्ड करूंगा वो भी है, और ये क्वेश्चन रिपीट करके आने हैं, ठीक है? हाँ, जाओ शाबाश, दैट इज वेरी गुड।